नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भारतीय संविधान का विकास के लिए कुछ नियम आए और नियमों के तहत ही क्या हुआ, संविधान सभा का विकास हो रहा था। उसी के क्रम में आज आप जो देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन देखने का प्रयास करेंगे। आपने जैसे देखा था पिछले वाले वीडियो में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के बाद आप देखते हैं 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद आप जानते हैं बेबल योजना और 1946 ईस्वी में आती है। 1946 में ही आप शिमला सम्मेलन देखते हैं और 1946 की एक घटना और देखते हैं जो क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन प्रधानमंत्री द्वारा भारत में राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही थी इसको दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी। इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन प्रधानमंत्री का नाम था सर क्लीमेंट एटली। ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। इनके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना कब भेजी गई? 22 जनवरी 1946 में भेजी गई और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, सर पेंथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टिटफोर्ड। इसमें सर पेंथिंग लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे इनकी सहायता के लिए। यह मिशन भारत में संविधान सभा या संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएगा उसके बारे में बताने आया था। इसी मिशन के द्वारा 16 मई 1946 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए जाते हैं, वो आपको देखना है। देखते हैं, पहला प्रावधान जो था, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। इसी योजना के तहत यह बताया जाएगा जिस प्रकार से पहले जो भारतीयों को एक अखिल भारतीय संघ का दर्जा नहीं प्रदान किया जा रहा था उसको इन्होंने अखिल भारतीय संघ का दर्जा दिया। हालांकि इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम में ही अखिल भारतीय संघ का गठन कर दिया गया था। इसके आगे देखते हैं, विदेश, रक्षा, संचार विभाग, धन एकत्र करने के अधिकार किसको प्रदान कर दिए गए? संघ को प्रदान कर दिए गए। संघ को ही अपनी कार्यपालिका और न्यायपालिका गठन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। अब इस योजना के अंतर्गत कुछ संविधान निर्माण जैसी प्रक्रियाओं का क्या होने लगा, एक क्रम बनने लगा। इसी के आगे आप देखते हैं, संविधान निर्माण करने के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसके बारे में बताया गया, जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा कराया जाएगा। इसका जो चयन होगा वो 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाना था कि 10 लाख जनता पर क्या होगा, एक सदस्य चुना जाएगा। और यह चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इस चुनाव के आधार पर एक संविधान सभा का क्या हो जाएगा? गठन किया जाएगा। मतलब इसी चुनाव के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग संविधान सभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे संविधान सभा, सबसे पहले तो शब्द ये आता है संविधान सभा। यह सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी या कि किसके विचार या सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तो आप यदि सबसे पहले विचार आप पूछा जाए और यदि वो भारतीय ना हो तो आप कहेंगे सर हेनरी मेन के दिमाग की यह उपज थी। ये कहाँ के निवासी हैं? ये ब्रिटेन के निवासी हैं। ये ब्रिटेन के एक अच्छे कानून के जानकार और कानून के प्रवक्ता रह चुके हैं। ये सन हेनरी मेनन के द्वारा सर्वप्रथम यह विचार में आता है कि क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और आप जानते हैं सर्वप्रथम इस संविधान सभा लागू कहाँ हुई? तो आप जानते हैं फ्रांस और अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम संविधान सभा लागू हुई। इसके बाद यदि भारत में आता है, भारत में
संविधान सभा की मांग, सभा की मांग। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? तो आप जानते हैं भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग की थी वो 1895 ईस्वी में स्वराज बिल द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। यह स्वराज बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर द्वारा यह पेश किया जाता है। इसके आगे आप देखते हैं, इसके आगे 1922 में 1922 ईस्वी में हरिजन पत्रिका के माध्यम से, हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा, आप जानते हैं 1922 ईस्वी में हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा एक कथन कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह कथन हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहा जाता है भारतीय संविधान की सभा के गठन के बारे में। इसके बाद आप देखते हैं 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती। इसी के बाद 1934 ईस्वी में मानवेंद्र राय तो मानवेंद्र राय के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की जाती है। और यह औपचारिक रूप से पूछ लिया जाए, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, आपसे पूछ लिया जाए औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे एमएन रॉय के द्वारा। इसके आगे देखते हैं 1937 का फैजपुर अधिवेशन। आप जानते हैं 1937 का जो फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, या आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? तो कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी वो 1937 ईस्वी में की गई थी। आप जानते हैं फैजपुरा अधिवेशन, ये कहाँ है? फैजपुरा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, पीटी नेहरू द्वारा। इसके द्वारा पीटी नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1937 में क्या हुआ? फैजपुरा अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान सभा के गठन के बारे में बताया गया, जो 1940 ईस्वी में आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसमें भी संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई। इसके बाद आप जानते हैं वेबल योजना आई, वेबल योजना के बाद कैबिनेट मिशन आया, जिसमें क्या है? संविधान सभा के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो यह कुछ प्रारूप थे जिनको कुछ याद रखना है, पॉइंटों को हमें। जैसे विचार सर हेनरी मेनन के द्वारा आया था, सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? यदि भारत में पूछ लिया जाए 1895 स्वराज बिल के द्वारा किसने पास? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। यदि 1922 ईस्वी में हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इनका एक कथन भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो आप जानते हैं, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह कथन किसका था? यह महात्मा गांधी का था, हरिजन पत्रिका में बताया गया। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में एम एन राव के द्वारा औपचारिक रूप से जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एम एन राव के द्वारा की गई थी।
1937 में फैजपुर अधिवेशन द्वारा मांग की गई थी। ये 5 जगहों पर संविधान सभा की मुख्य रूप से बात की गई। हालांकि बहुत ज्यादा आगे आप देखते हैं, आगे भी संविधान सभा की बातें होने लगी, यहाँ पर 5 मुख्य जगहों पर दी गई हैं। आते हैं हम लोग कहाँ, अपने टॉपिक पर जहाँ पर थे हम लोग। तो ये संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा की स्थापना की गई और जिसमें कुल सदस्य कितने थे, 389 क्या थे, कुल सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ये जो 4 चीफ कमिश्नरियां क्षेत्र जो थे, वो पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, अजमेर आप जानते हैं राजस्थान, तीसरा था बलूचिस्तान, और कुर्ग आप जानते हैं कहां पड़ता है, कर्नाटक में कुर्ग पड़ता है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरियों क्षेत्र से 389 लोग चुने गए थे। इसके आगे आप लोग देखते हैं कि चुनाव जो होता है ये जुलाई अगस्त 1946 में कराया जाता है, और ये चुनाव 296 सीटों पर होता है, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15। यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार उठ चुका है कि जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ था, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, और उसमें कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, 208 वोट मिले थे, और मुस्लिम लीग को कितने वोट मिले थे, तो 73 वोट मिले थे। आगे देखते हैं, और यहां से कुछ पॉइंट आप देख लीजिएगा कि ये जो चुनाव हुआ था, इसमें पहले आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आप जानते हैं इस समय एंग्लो इंडियनों का प्रावधान हट चुका है, लेकिन उस समय जो था, जो पहला एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय जो चुना गया था, उनका नाम क्या था, फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में पहले आंग्ल भारतीय चुने गए थे। पहला पारसी समुदाय से पीएच मोदी जो थे, ये पहले आंग्ल भारतीय थे। यहाँ पर एचपी मोदी भी लिखा होता है, आप देख लीजिएगा, एचपी मोदी होता है, एच पहले आ जाता है, तो एच देख लिया, एचपी मोदी। अगले बार, पहली बार अंबेडकर जी को पूर्वी बंगाल से, आप जानते हैं पूर्वी बंगाल जो क्या हो गया, बंटवारे के बाद पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में बदल जाता है। तो पहली बार अंबेडकर जी को पूर्वी बंगाल से चुना गया था, लेकिन जब यह बंटवारा हो जाता है और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला जाता है, तब दूसरी बार अंबेडकर जी को मुंबई से चुना जाता है, और मुंबई में उस समय पूना वाली सीट से अंबेडकर जी को जिताया जाता है। पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, पूना महाराष्ट्र वाली सीट से जिताया जाता है। वहां पर एम.आर. जयकर के स्थान पर इनको, अंबेडकर जी को, यह चुनाव लड़वाया जाता है और उनको जितवाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पर कुछ चीजें हमको याद रखनी है। तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है, तो इसको याद रखेंगे। और दूसरा याद रखेंगे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के निम्न में से कौन से सदस्य थे या नहीं थे, तो आप इन दोनों के नाम याद रखेंगे। एक पहला पॉइंट यह याद रखेंगे, तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। इनको सदस्यता मिल रही थी लेकिन स्वीकार नहीं की, और जबकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं। अगला देखते हैं, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां पर दो आप देख लीजिएगा। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और यह गठन किसके द्वारा किया जाता है, पंडित नेहरू के द्वारा किया जाता है। और पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अपने पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तुरंत तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने अपना भाग नहीं लिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप जानते हैं 26 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया, इसमें भाग ले लिया। पहले तो अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात मुस्लिम लीग ने भी इस अंतरिम सरकार के गठन में भाग ले लिया। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि
पृथक रूप से अपने पाकिस्तान की मांग करना और इस सभा में बैठकर पाकिस्तान के अलग संविधान की पुकार करना। तो आप जानते हैं कि शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में ले लिया। और नेहरू जी द्वारा कब शपथ ग्रहण की गई थी अपने पद की, तो 2 सितंबर 1946 को यह शपथ ग्रहण कर ली गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली में यह बैठक कराई जाती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग और अलग भारतीय संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन करने की अलग से मांग कर रहे थे। इसमें जो कुल सदस्य थे 208 सदस्यों ने प्रतिभाग लिया था। तो आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था, इसे बहिष्कार कर दिया था और कुल सदस्य जो थे वो 208 थे। दूसरी बैठक जो हुई, इसकी जो दूसरी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक बहुत साधारण सा है याद करने का। दूसरी बैठक 2 दिन के बाद हुई। कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को हुई। ये भी दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। पहले आपने देखा होगा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर चुना जाता है। इससे पहले में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उपाध्यक्ष, ये बहुत अच्छा है, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को 11 दिसंबर 1946 को ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुन लिया जाता है। तो इसमें भी 2-3 पॉइंट है। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। तो 2-3 पॉइंट यहां से भी याद रखेंगे। 13 दिसंबर, अगले दिन 2 दिन बाद ही क्या है, 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया जाता है। आप जानते हैं ये नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, यही संविधान का जब निर्माण हो जाता है, संविधान निर्माण के बाद यह संविधान का प्रथम अध्याय जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है यही उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान निर्माण हुआ उसका प्रथम अध्याय बना, जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है और इसकी स्वीकृत के अनुसार ही संविधान निर्माण परामर्श समिति द्वारा 17 मार्च 1947 को एक सूची भेजी जाती थी। यह सूची जो थी 10 देशों के संविधानों को पढ़कर एक संविधानों की एक सूची बनाई गई, एक नियमों की सूची बनाई गई जो इस परामर्श समिति द्वारा पेश की गई। इस सूची को प्रावधान करने के लिए एक समिति के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया गया। लेकिन इससे पहले भी, इससे बीच में ही क्या आ जाती है, माउंटबेटन योजना आ जाती है। हम अभी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक हम देख लेते हैं माउंटबेटन योजना को। आप जानते हैं इसी के बीच में 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना क्या थी, यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर माउंटबेटन योजना लाई जाती है। आप जानते हैं इससे पहले जो भारत के वायसराय या गवर्नर हुआ करते थे तो वो सर वेवल हुआ करते थे और वेवल के बाद ही कौन आए थे, हमारे माउंटबेटन आए थे। माउंटबेटन की योजना के साथ माउंटबेटन आते हैं और ये क्या आए थे, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। तो बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के माउंटबेटन योजना आती है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, ये यहाँ से आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंटवारे के बाद भारतीय संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी और जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से थे। तो थोड़ा सा ये आंकड़ा भी हम लोगों को ध्यान रखना है
कि जब माउंटबेटन योजना आई थी, देश का बंटवारा हो गया। आप जानते हैं माउंटबेटन योजना के द्वारा ही बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 को दो राज्यों में भारत को बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो कहने का मतलब है माउंटबेटन योजना के द्वारा यह बताया गया था। देश विभाजन के बाद जो संविधान सभा का भारत में पुनर्गठन होता है वो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को होता है। इसमें कुल सदस्य 299 थे, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत के और 70 देशी रियासतों के थे। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। 1937 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के ही अनुरूप में लाया गया था। इसमें ही जो नियम प्रावधान थे वो उसी के तहत लाया गया था। यह अधिनियम कब आया? 4 जुलाई 1947 को आता है। स्वीकृत इसको कब मिलती है? 8 जुलाई 1947 को स्वीकृत मिल जाती है। क्या क्या प्रावधान है थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जैसे आपको हमने बता दिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी जाएगी। इस योजना, आप माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भी यही चीजें कही गई थी और वही चीजें 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम में डाल दी गई या उनमें एक पास लाकर बता दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी जाएगी। इसीलिए आप जानते हैं 15 अगस्त की मध्य रात, मतलब सुबह का समय 12 बजे के बाद भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, मतलब 15 अगस्त को भारत बना लेता है। और उसी की रात मतलब 14 अगस्त को कौन अपना स्वतंत्रता दिवस बना लेता है? पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मना लेता है। तो 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर जनरल जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा नियुक्त होगा। पहला पॉइंट ये बताया गया कि इसमें क्या होगा, दोनों ही राज्यों में क्या कराया जाएगा, अभी एक गवर्नर जनरल रखा जाएगा जो कौन तय करेगा? इंग्लैंड की सरकार तय करेगी, जिन्हें दोनों राज्यों की संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का अधिकार प्रदान होगा। मतलब यही दोनों गवर्नर के नेतृत्व में भारत के संविधान या पाकिस्तान के संविधान का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट, संविधान निर्माण तक विधानमंडल 1935 के अधिनियम पर ही कार्य करेगी। कहने का अर्थ था यहाँ पर संविधान निर्माण तक विधानमंडल 1935 का भारत शासन जो अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही क्या करेगी? कार्य करेगी। मतलब जब तक संविधान निर्मित नहीं हो जाता है तब तक हम इसी पर कार्य करेंगे। और दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग बनाए गए, जिनके अध्यक्ष रेडक्लिफ रखे गए। ये जो 2 सीमा आयोग थे, इसमें पहला जो सीमा आयोग था वो था पंजाब सीमा क्षेत्र आता था, और दूसरा जो था वो बंगाल सीमा क्षेत्र। तो इन 2 क्षेत्रों के लिए आप जानते हैं सीमा के निर्धारण के लिए ये 2 क्षेत्र बनाए गए। जो दो सीमा क्षेत्रों को बनाने के लिए रेडक्लिफ, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा पाई जाती है वो रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। हालांकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ही आज का जो बांग्लादेश है वो है, और बांग्लादेश के और भारत के बीच में भी कौन सी रेखा पाई जाती है? रेडक्लिफ रेखा ही पाई जाती है। तो आप जानते हैं पंजाब सीमा क्षेत्र और बंगाल सीमा क्षेत्र के लिए ये 2 सीमा क्षेत्रों को निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर इनकी रेखा का नाम रख दिया जाता है। हम लोग फिर से आते हैं कहां पर? अपने संविधान सभा के समिति पर। आप जानते हैं इससे पहले अभी आपने देखा था कि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव निर्माण के लिए 11 मार्च को क्या कर दिया? 1947 को एक सूची भेजा जाती है, और इसमें 10 देशों के संविधानों को पढ़कर क्या किया जाता है? एक सूची तैयार की जाती है। इसी के लिए इस समिति के आधार पर संविधान सभा का प्रारूप तैयार हुआ, और इस प्रारूप को तैयार करने वाले कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। इनको BN राव के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। इन्होंने जो ये पेश किया था, ये कब पेश किया था? अक्टूबर 1947 में पेश किया था। इसमें कुल अनुच्छेद 243 थे और अनुसूचियों की संख्या जो थी 13 थी। जब प्रारूप या तैयार हुआ, जब 60 देशों के संविधान पढ़कर एक सूची भेजी गई और उस सूची को पढ़कर एक प्रारूप तैयार किया गया। यह प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव मतलब BN राव के द्वारा तैयार किया गया। पेश कब किया गया? अक्टूबर 1947 में। अनुच्छेद 243 थे, अनुसूचियां 13 थी।
इसी प्रारूप की जांच के लिए, ये संविधान का जो प्रारूप बना था इसकी जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। आप जानते हैं प्रारूप समितियां ज्यादा हैं, आप जानते हैं लगभग लगभग 16-17 समितियां हैं। अभी आप समितियां अगले वीडियो में सभी समितियों के बारे में आपको बता दिया जाएगा सही से, लेकिन यहाँ पर प्रारूप समिति देख लेते हैं। तो संविधान प्रारूप की जांच के लिए एक प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति को ही हम लोग मसौदा समिति के नाम से जानते हैं, जैसे आप लिखा है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। 6+1, एक क्या था, एक ही अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में आप देखते हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर, अय्यर नहीं है यहाँ पर, अयंगर है, अयंगर। और दूसरा देखते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, वीएल मित्र की जगह पर, वीएल मित्र की जगह पर कौन आते हैं, एन माधव राव। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो आते हैं टी कृष्णाचारी आते हैं। तो आप देखते हैं टी कृष्णाचारी कब आते हैं, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। तो यह 6 सदस्य थे और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनके अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्यों के रूप में कौन कार्य कर रहा था, प्रारूप समिति कार्य कर रही थी। यह प्रारूप समिति किसके लिए कार्य कर रही थी, जो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था उसकी जांच के लिए यह प्रारूप समिति काम कर रही थी। अगला देखते हैं पॉइंट। इस प्रारूप समिति ने 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की, फर्स्ट रिपोर्ट और सेकेंड रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट का पेश की 21 फरवरी 1948 को और द्वितीय रिपोर्ट का प्रस्तुत की 26 अक्टूबर 1948 को। जो प्रथम रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 315 रखी गई और अनुसूची 8 बताई गई। और यह प्रावधान थोड़ा सा बदल जाता है सेकंड रिपोर्ट में, 395 अनुच्छेद कर दिए जाते हैं और अनुसूचियों की संख्या 8 ही रहती है। जैसा कि आप संविधान निर्माण के समय भी यही देखते हैं कि 395 अनुच्छेद रहते हैं और 8 अनुसूचियां रहती हैं। इसके बाद जो हुआ, आप जानते हैं प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर 3 वाचन, वाचन का मतलब बहस, बहस मतलब क्या, मतलब अब क्या हुआ, इस संविधान जो बना था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यह सभी के लिए मतलब वाचन के में रखा गया कि मतलब इस पर क्या हो जाए, बहस हो जाए, इस पर बातचीत हो जाए, ये नियम सही है या नहीं सही है, इन पर बैठक हो जाए। तो इस पर इसकी संबंधित 3 वाचन हुए। 3 वाचन में पहला वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इसकी डेट पूछ ली जाती है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम वाचन जो था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 में लगभग 5 दिन चला। आप देखें 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। सबसे बड़ा जो वाचन था वो सेकंड वाला वाचन था। और तीसरा वाचन देखते हैं, तीसरा वाचन यदि हम देखते हैं तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान को क्या कर दिया जाता है, अंगीकृत कर दिया जाता है। कहने का मतलब बन के तैयार हो गया है, बस इसको लॉन्च ही करना बाकी था। संविधान को अंगीकृत करते समय कुल 16 अनुच्छेद, आप संविधान में कुल 16 अनुच्छेद यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में 16 दिया है। आप जब रिवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें 15 भी दिखाया गया, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ये 16 अनुच्छेद आप जानते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 326, 366, 367, 300, 79, 380, 388, 391, 392, 393 और 394।
एक इसमें से कोई गड़बड़ हो गया है, देख लेना। हाँ, 366, 367, 324 है, 326 नहीं है शायद। ये 16 अनुच्छेद थे, थोड़ा इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये 16 लगभग अनुच्छेद थे जो क्या थे, ये तुरंत से लागू हो गए थे। और यह कब से लागू हो गए थे? 26 जनवरी। और शेष जो बचे हुए थे वो कब से लागू हुए थे? 26 जनवरी को लागू किए गए थे। तो कहने का अर्थ है, संविधान को अंकित करते समय 16 अनुच्छेद तुरंत से लागू हो गए थे और शेष जो अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। इसमें 2-3 पॉइंट है हमको जो याद रखे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस 2015 से मनाया जाता है। आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी के तर्ज पर 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। यह घोषणा 2015 से की गई। सर जानते हैं 2015 में डॉक्टर अंबेडकर जी का 125वीं जयंती बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। और यह कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। 15 सितंबर 2015 से विश्व भर में लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2 दिवस आप जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस और 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस। हालांकि इन दोनों का शुरुआत 2015 से ही हुई है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, संविधान पर कुल हस्ताक्षर। जब संविधान बनकर तैयार हो गया उस समय सभा में 284 व्यक्ति मौजूद थे। इन 284 व्यक्तियों ने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कुल महिलाओं की संख्या 8 थी। जिसमें से प्रथम महिला जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए उनका नाम था सरोजनी नायडू। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस पर जो लगभग कुल व्यय हुआ था लगभग 64 लाख, यदि आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाए तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं उस समय के रूप में ये बहुत ज्यादा रुपया था। और बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बात पूछी जा चुकी है कि संविधान पर बहस कितने दिन। आप देखते हुए थे 3 वाचन हुए थे, इन 3 वाचनों में कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई है। कुल बैठक 12 बैठकें की गई। आप देखते हैं प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थ आगे भी हुई। और अंतिम बैठक आप देखेंगे तो अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति के साथ साथ आप जानते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी इसी दिन मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने देखा होगा कि कैबिनेट मिशन से संविधान लागू होने तक क्या क्या प्रावधान आए और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में अवश्य दें और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव अवश्य दें। नमस्कार।